अच्छा, हम लोग आज अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 2023 वेरिएंट 32। हमारा वाला वेरिएंट है, आइएगा जरा। Studies show that some dentists replace patients' teeth more often than is necessary. कहते हैं वो सारे दांत ही बदलते रहते हैं भाई, जरूरत नहीं भी होगा दांत बदल देंगे। Which factor helps to explain why excessive dental treatment may take place? तो बेटा जाहिर सी बात है, वो डेंटिस्ट जो है वो लोगों को पागल बना रहा है। अगर वो बोले कि भाई आपके दांत में तो बड़ा कोई खतरनाक सुलेमानी कीड़ा लगा हुआ है और वो जो है वो आपका दांत ही निकालना पड़ेगा, तो बार बार पागल बना रहा है। तो सिंपली यहाँ पे टर्म क्या आती है? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सही, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गया है। डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारे पास क्या है? इंडिफरेंस कर्व का I1 चल रहा है फॉर एप्पल्स एंड पियर्स। व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y ऑन दिस कर्व। बेटा आप लोगों को ये पता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपके यूनिट्स बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 50 यूनिट्स चल रहे हैं, तो ये 50 ही रहेंगे थ्रू आउट, ये चेंज नहीं होती, ये हर जगह पे सेम रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा भाई? 2 का। द इंडिविजुअल हैज नॉट चेंज द टोटल यूटिलिटी, ये सेम है। What is not necessary for successful price discrimination? कहते हैं सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या चीज नेसेसरी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, एबिलिटी टू सेपरेट मार्केट्स। बेटा दिस इज नेसेसरी, ताकि आप सेपरेट मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करेंगे ना। अब हमारा क्या हिसाब होता है टीचर्स का? भाई वन ऑन वन क्लासेस का अलग, सही है, क्रैश कोर्स का अलग, रेगुलर क्लास का अलग, ऐसा वर्कशॉप का अलग, यही हिसाब किताब चल रहा होता है ना। तो हमने मार्केट को सेपरेट किया है ना। अब आ गया डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ईच मार्केट। यस इट इज इंपॉर्टेंट। पीडी इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाएं, इलास्टिक है तो प्राइस कम करें। मोनोपोली पावर बिल्कुल जरूरी है भाई। मोनोपोली का मतलब क्या है कि मेरा कंज्यूमर रिस्ट्रिक्टेड है। मेरा कंज्यूमर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, वो मेरे अलावा कहीं और नहीं जाएगा। तो अगर मेरे पास मोनोपोली पावर है तो मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत इजीली कर सकता हूँ, सक्सेसफुली कर सकता हूँ। वरना तो मोनोपोली अगर नहीं हो तब भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसने क्या बोला भाई? सक्सेसफुल, कि हमेशा हो सकता है। प्राइस लीडरशिप इट इज नॉट नेसेसरी। हर बंदा जो प्राइस लीडर होता है, जो प्राइस लीडर नहीं होता, लाजमी नहीं है कि वो कभी भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो ये एक नॉर्मल टेलर जो दर्जी होता है वो भी ईद के टाइम में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे, तो वो प्राइस मेकर तो नहीं है ना। समझे बात? तो यहाँ पे प्राइस लीडर तो नहीं है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? The diagram shows cost curve of a firm. What is the level of output below which the firm will shut down in the long run? बेटा लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग रन के अंदर देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, सारी की सारी क्या होती है? तो बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये बात तो मानते हैं, सही है। तो ये जो मेरा पॉइंट, ये पे लास्ट पॉइंट है ना। अगर मैं इसके नीचे आया, अगर मैं इसके नीचे आया तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव चला जाएगा, और मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव चला गया तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे नुकसान है। समझे बात को? तो मेरे लिए सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? ये जो आपको गिवन है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, तंग कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। समझे? आगे आओ। Steel producer X takes over its main competitor steel producer Y. What would X expect to happen to the average revenue for its product and its long run average cost as a result of takeover? बेटा जब आप टेक ओवर करते हैं एक अपने मेजर कंपेटिटर को, तो एक बात तो याद रखें कि उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आने के हाई चांस हो रहा है। जनरल टर्म्स में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होती ही होती है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? आंसर है या सी में से एक है। फिर कहता है कि आपका एवरेज रेवेन्यू, भाई एवरेज रेवेन्यू पर जनरली क्या इफेक्ट पड़ता है जब दो फंक्शन मर्ज होती है? बढ़ जाता है। तो जनरली तो यही रूल चलता है ना हमारे पास। फिर वो बहुत इन डेप्थ अगर आप जाओ तो फिर कड़ियों से कड़ियां जुड़ती है, वरना जनरल अगर चीज देखी जाए तो यही हो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। बेटा गलत। सोशल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होता है, काट दो इसको। प्राइवेट बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल्स सोशल बेनिफिट। नो, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट। सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, सही है। तो सोशल बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट इज इक्वल्स टू, सही है, सोशल बेनिफिट प्लस प्राइवेट बेनिफिट इक्वल्स टू एक्सटर्नल बेनिफिट। बेटा प्लस तो हो ही नहीं सकता फॉर्मूले के हिसाब से। आंसर इज
व्हाट कैन बी डन टू हेल्प टू ओवरकम मॉरल हैजर्ड? मॉरल हैजर्ड कम करने के लिए हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? चार्जिंग द सेम इंश्योरेंस प्रीमियम टू ऑल पीपल इन द सेम एज ग्रुप। यार देखो, हर एज ग्रुप के अंदर डिफरेंट जिंदगियां चल रही होती हैं, डिफरेंट जिंदगी जीने के असूल चलते हैं। यंग लोग जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा पागल होते हैं, जंगली होते हैं। जब आप एक फैमिली मैन बन जाते हैं तब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो मैं हर एज ग्रुप को एक ही इंश्योरेंस तो नहीं दे सकता ना। डिजाइनिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लाइंट शेयर एनी लॉस। कहता है कि भाई हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, एक तो डिजाइन करें, डिजाइन का मतलब टेलर में हर बंदे के हिसाब से उसका, सो दैट कंपनी एंड क्लाइंट शेयर एनी लॉस। कहता है कोई भी नुकसान हो तो कंपनी और क्लाइंट दोनों मिलकर लॉस को शेयर करें। तो इससे तो कंपनी का बेनिफिट ही होगा ना एक तरीके से। सही। आगे आओ। गिविंग अनकंडीशनल फाइनेंशियल सपोर्ट टू बैंक्स टू प्रोटेक्ट जॉब्स। भाई अनकंडीशनल देंगे तो फिर ये तरीका सही तो नहीं। अनकंडीशनल का मतलब क्या, लोग हड़ाराम बन जाएंगे। आगे आओ। गारंटीइंग जॉब्स फॉर बैंक मैनेजर्स टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो इससे वो तो हो सकता है कि काम ही खराब कर दे, दो नौकरियां करनी स्टार्ट करे, तो ये भी मॉरल हैजर्ड। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब है सोसाइटी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो या गलत हो रहा हो, तो वो मॉरल हैजर्ड। ठीक है, वो होता है आपका मॉरल हैजर्ड। एक सेकंड जरा रुकिए। तो हम लोग बात कर रहे थे भाई, मॉरल हैजर्ड किस तरह कम हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बेटा ई। जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हम लोग डिजाइन करें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को। डिजाइन करने का मतलब ये है कि टेलर मेड काम किया जाए, हर एज ग्रुप के हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट जो है वो चीजों को बनाया जाए। Which action would produce positive externality of production? बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंपली मैरिड के साथ नहीं हो रहा होगा। चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीजल्स। बेटा ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है, ये उसका प्राइवेट बेनिफिट है। अ कंज्यूमर डोनेट्स प्रोडक्ट टू अ लोकल फूड बैंक। तो बेटा ये भी हमारे पास फूड बैंक का प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। देखो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हमारे पास ये होती है कि सोसाइटी को बेनिफिट दे। सही है, एक्सटर्नल बेनिफिट। A firm rebuilds a local road when constructing its new factory। तो बेटा इससे दो फायदे, इससे दो फायदे। पहला फायदा कि यार जो जो लोग ये रोड यूज करेंगे सबको फायदा है। सही है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आ गई। जब रोड बनेगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो आएगी। दूसरा बेनिफिट तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ये आपका आंसर हो सकता है। गवर्नमेंट पेज सब्सिडीज टू अ फर्म्स प्रोड्यूसिंग कार। बेटा ये फिर फर्म का प्राइवेट बेनिफिट। समझे बात को? तो आंसर इसका क्या बनेगा? सी बनेगा। सही है भाई। आगे आए। privately owned sole trader of gas operates in an unregulated market with high barriers to entry and exit। कहता है कि यार एक हमारा प्रोड्यूसर है जो गैस बनाता है, और वो एक ऐसी मार्केट में ऑपरेट कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट्स हमारे पास चल रहे हैं। Which row is most likely to indicate the economic efficiency resulting from the firm's position in this market? तो कहता है कि भाई ये हाई बैरियर टू एंट्री और एग्जिट हमारे पास चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर बताओ जरा हमारे पास जी क्या मामला यहाँ पे चल रहे हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। पहली बात तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है जब आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे हो। क्या कहीं भी हमें इंडिकेशन गिवन है कि उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे है? नहीं। सही है, सॉरी ये भी नो। सही है, ये तीन नो आ गए, ये कट गया। एलोकेटिव एफिशिएंसी, जहां पर आपके पास जी क्या हो, एमसी इक्वल टू ए आर, सोसाइटी के ऊपर आप टॉप पे काम करें। क्या कहीं भी ये इंडिकेशन गिवन है कि हम लोग एलोकेटिवली एफिशिएंट हैं? नो। ठीक है, ये आंसर भी कट गया। डायनामिक एफिशिएंसी, बेटा डायनामिक एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से आती है। एवरेज कॉस्ट खत्म हो जाना, टेंशन खत्म हो जाना, ये सब डायनामिक एफिशिएंसी। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये सब क्या है, डायनामिक एफिशिएंसी। यार मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक स्टेबलिश फर्म हूँ और एक मैंने बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर दिया नई फर्म्स के, क्या ये मेरे लिए एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहलाया जाएगा? एक तरीके से मैं एक दुकान हूँ, ठीक है, और मेरे साथ साथ जितनी दुकानें हैं हम सारी अगर स्टेब्लिश फर्म है, यहाँ पहले से एक जगह पे काम कर रही है, हम सब ने बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर दिया, यानी कि नया बच्चा मार्केट में नहीं आ सकता।
तो जिसने भी बैरियर टू एंट्री क्रिएट किया उसकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी कि डायनामिक एफिशिएंसी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, समझे? A government increases the protection that patents offer to investors of new products and process। कहता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो पेटेंट हम लोग लगाते हैं, जो इन्वेस्टर वगैरह पेटेंट बनाते हैं, उसकी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन इंक्रीज कर दी है। Which barrier to entry into an industry are higher as a result of this increase। कहता है कि भाई जब गवर्नमेंट ने पेटेंट के ऊपर प्रॉब्लम लगा दी है, तो बेटा हमेशा याद रखो पेटेंट का लिंक होता है गवर्नमेंट के साथ, यानी कि यहाँ पर लीगैलिटी की बात आ जाती है। अगर आप पेटेंट किसी का बिना अप्रूव करवाए उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, वो इलीगल हो जाता है आपके लिए, कॉपीराइट वगैरह का तो आप लोगों को पता है। कहता है कि टेबल शोज द फर्म्स टोटल कॉस्ट चेंजेस एज मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयिंग अ थर्ड वर्कर ऑन द फर्म्स एवरेज कॉस्ट एंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा वर्कर लाने से बेटा हमारे जो फर्म है उसकी एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। पहले तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट। पहले तो मैं सबकी एवरेज निकाल लेता हूँ बेटा, 1200 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 2000 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2700 डिवाइड बाय 3 कितना होता है। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। सही है, काट दो इनको, आगे आओ। मार्जिनल कॉस्ट को देखो बेटा, पहले आपकी कॉस्ट क्या थी, पहला वर्कर आने के बाद, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये मैं मिटा, पहला वर्कर आने के बाद आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितने में चली गई, 0 से 1200, यानी कितने से बढ़ी, 1200। फिर कितने से बढ़ रही है, फिर कितने से बढ़ रही है, यानी कि बेटा आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती जा रही है। Government hopes to build an athletic stadium to hold the World Games. The stadium would have high private and external costs, but it would increase national pride. Why would it be difficult to use cost benefit analysis to decide whether to build the stadium? कहता है कि यार जब हम लोग स्टेडियम बनाएंगे तो उससे प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, बट एट द सेम टाइम नेशन का नाम बढ़ेगा, कंट्री का नाम बढ़ेगा। तो कहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना यहाँ पर क्यों डिफिकल्ट, देखिएगा जरा। मटीरियल नीडेड टू बिल्ड द स्टेडियम विल नीड टू बी इम्पोर्टेड, भले जो भी है आप इसकी कॉस्ट तो निकाल सकते हो ना, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं आप मटीरियल की। एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग लैंड फॉर बिल्डिंग विल आउटवे द प्राइवेट कॉस्ट, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। जब भी आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और आप सोसाइटी के लिए भले काम कर रहे हो, बट जब आप प्रोडक्शन करने जाएंगे पोल्यूशन वगैरह होती है, आप उसको सही तरह पहली बात तो मेजर नहीं कर सकते। और जब आप मेजर करने जाएंगे भी, अब इसकी इस तरह मिसाल है, भाई इस रूम में लेट से 10 बंदे बैठे, ठीक है, मैं सिगरेट पिए, तो पैसे स्मोकिंग कितने बंदों को होगी, सबको होगी ना। तो यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम अगर इस रूम में कोई बंदा भी नहीं बैठा और मैं अकेला सिगरेट पी रहा हूँ, तो क्या किसी और बंदे को पैसे स्मोकिंग होगी। इसी तरह जब आप रोड या स्टेडियम वगैरह बनाते हैं तो शहर के बीच में बना रहे हो ना, ट्रैफिक कंजेशन होगा, पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई आसपास नेचुरल हैबिटेट है, जानवर वगैरह है, उन पे अफेक्ट पड़ेगा, तो पूरी सोसाइटी एज अ होल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, नेगेटिव। समझे बात को। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो आपकी ज्यादा होगी, तो आप एक्सटर्नल कॉस्ट को तो पहली बार मेजर कर नहीं सकते, तो आप लोग जो है वो जरा सा आपके लिए इशू हो जाएगा, और जनरली एक्सटर्नल कॉस्ट आपकी ज्यादा ही होगी प्राइवेट कॉस्ट में। ठीक है, तो प्राइवेट कॉस्ट तो मेजर कर सकते हो ना, जो प्राइवेट कॉस्ट आएगा उससे ज्यादा ही होगी एक्सटर्नल कॉस्ट। सही, आगे सी, द स्टेडियम विल नॉट बी यूज्ड मच फॉर एथलेटिक्स आफ्टर द वर्ल्ड गेम्स। तो क्या हुआ भाई, जगह तो बन गई ना, तो आपका ये तो फिर बेनिफिट मेजर कर रहे हो ना आप इस पॉइंट पे कि भाई जब जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सही है, स्टेडियम की टिकट्स वगैरह बिकी, बेनिफिट आपको मिलता है। अब टिकट्स नहीं बिक रही तो बेनिफिट क्या होगा, मेजर तो कर सकते हो ना। वो पूछ रहे हैं मेजर करना कैसे डिफिकल्ट हो, समझे। द वैल्यूएशन ऑफ नेशनल प्राइड विल बी कॉम्प्लेक्स टू असेस। भाई पाकिस्तान का अगर नाम बड़ा है तो कितने से बढ़ेगा, जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप हो गया, ये तो एक तरीके से इनटेंजिबल एसेट है ना, कि भाई हम लोग तो देख तो नहीं रहे उसको, हम लोग सिर्फ असेस कर रहे हैं कि यार इतने से मुझे बेनिफिट हो सकता है या इतने से बेनिफिट हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नंबर्स है मेरे पास कि कतर का नाम कितने से बढ़ा, या कतर को कितना जो है वो प्राइड मिली है, लोग कितना खुश है, हैप्पीनेस कितनी है कतर से, ये चीज तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू मेजर।
बेटा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप इस पॉइंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं ना, कि मुझे इससे कितना फायदा है कितना नुकसान है। अगर आप एक बिजनेस सेट करने जा रहे हैं तो कॉस्ट आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, कितने टाइम में वो आपका इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा, ये आपका बेनिफिट है। अगर आपको फायदा ज्यादा है नुकसान कम है तो आप वो काम कर लोगे। अगर आपको नुकसान यानी कि कॉस्ट ज्यादा है और फायदा कम है तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो मेजरिंग करनी पड़ती है ना, इसके अंदर नंबर्स चाहिए होते हैं। शुरू के 3 में नंबर आ सकते हैं, आखिरी में नंबर नहीं आ सकते, समझे। व्हाट विल लीड द डिमांड कर्व ऑफ लेबर शिफ्ट टू राइट, यानी कि आपकी डिमांड बढ़ रही है भाई, अ डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो बेटा लोग उसको लेंगे ही नहीं। अ डिक्रीज इन वेज रेट, तो बेटा इससे मूवमेंट आती है, इससे शिफ्ट नहीं आता। ठीक है। एंड इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यस इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन वेज रेट, बेटा इससे भी क्या आती है, मूवमेंट आती है। आंसर इज सी। The production schedule indicates how total output increases as up to 5 workers are employed per week. What is the marginal product when the average product per worker equals to 7? बेटा एवरेज प्रोडक्ट पर वर्कर 7 कहाँ पे हो रहा है, इस यूनिट पे हो रहा है। 21 यूनिट बनते हैं, 3 वर्कर है, तो एवरेज कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। कहता है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है उस वर्कर पे जहां पर आपका एवरेज 7 आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे कितना था, 13, यहाँ पे कितना हो गया, कितने से बढ़ा, 8। आंसर क्या बन गया, आ गया हो। What is likely to cause more equal distribution of income in the long run? Equal distribution of income कैसे आ सकती है भाई आपके पास, रिडक्शन इन द टॉप रेट ऑफ टैक्सेशन, यानी कि कहता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस को कम कर दो, तो बेटा इससे तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, सही है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यस इससे इनइक्वालिटी कम होती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा इससे भी बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इससे भी आपके पास। और दूसरी बात ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, तो बेरोजगार तो एजुकेशन गरीब बंदा तो नहीं ले सकता, तो उससे हमारे पास इनइक्वालिटी वापस से बढ़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहता है, immigrants are awarded entry points according to their ability to fulfill criteria set by the Canadian government. A new express entry system for the immigration of skilled worker was introduced. The diagram shows the change in the relative importance or weighting given to these criteria between the old and new systems. कहता है कि भाई पॉइंट्स का सिस्टम है, पॉइंट्स का हिसाब किताब है, हर बंदे की स्किल्स एजुकेशन एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से हम कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो पॉइंट्स देती है, और ये आजकल बड़ा कॉमन है कनाडा में। तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के लिहाज से उन लोगों ने बोला कि भाई ये पॉइंट्स आपको हम लोग दे रहे हैं। ये उसने जी कलर आपको बता दिया कि क्या चीज क्या है, और उस हिसाब से ये पुराना सिस्टम था, सही है। ये आपका कहता है भाई ये आपका पुराना सिस्टम था और ये आपका नया सिस्टम है, ठीक है भाई। अब आओ जरा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम, Canada intended to maintain the same level of skilled immigrants under both system। कहता है कनाडा जो है वो दोनों सिस्टम के अंदर सेम लेवल ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट को मांग रहा था। जबकि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखूं, ये आपका जो है ना, ये देखो जरा, एजुकेशन आ गई, देखो एजुकेशन की अगर बात की जाए फर्क आ गया दोनों में, सही है। अडेप्टेबिलिटी, एज, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल ट्रांसफर, यहाँ पे देखो स्किल ट्रांसफर का अलग से एक पॉइंट आ, जबकि वो क्या कह रहा है कि हम लोग सेम लेवल ऑफ स्किल्स मांगते हैं भाई, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग से परसेंटेज दे दी गई है स्किल्स को, यानी कि बढ़ा दिया गया है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे आओ, कनाडा वांटेड अ स्मॉलर नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड स्किल्ड इमिग्रेंट्स। कहता है कनाडा जो है ना वो कम लोगों को मांगता है जो एजुकेटेड है। भाई ये देखो ये आपके पास पॉइंट का परसेंटेज गिवन, यहाँ पर पॉपुलेशन का नंबर नहीं गिवन कि मुझे 100 बंदे चाहिए या 200 बंदे चाहिए, ये पॉइंट्स के परसेंटेज के, कि अब हम लोग एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पहले इतनी दे रहे थे अब इतनी दे रहे हैं। ये इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए या कितना हिसाब किताब चाहिए। तो दूसरी बात, दूसरी क्या हुआ,
कहाँ पे डाल के निकाल? क्या हुआ, नहीं चल रहा है, फ्लेवर ही है। किसने? हाँ, कनाडा वांटेड अ स्मॉलर नंबर, तो बेटा ये तो आपका मामला ही गलत हो गया, काट दो इसको। Certainty of employment for skilled immigrants was made the main criteria। कहता है कि यार स्किल्ड इमिग्रेंट्स आना ये हमारे लिए उसने काफी ज्यादा उसको पक्का कर दिया कि हमें हमेशा स्किल्ड वर्कर ही चाहिए। देखो पॉइंट बेस्ड सिस्टम गिवन ही क्यों है, ताकि आपको जो है वो स्किल्डफुल बंदा मिले। उसने खुद बोला कि हमें ऊपर क्या चाहिए, स्किल वाला स्किल बंदा चाहिए, हमें अजाइल बंदा नहीं चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह को उसने काफी ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं मामला, देखो जॉब ऑफर एक तो यहाँ पे आ गई, फिर उसने एजुकेशन भी इंपॉर्टेंस दे दी, उसने एक नई चीज ऐड कर दी स्किल ट्रांसफर की, तो उसने बोला कि हमें स्किलफुल बंदा चाहिए। सही है, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। स्किल्ड इमिग्रेंट्स नीडेड टू हैव फीवर इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस देन प्रीवियसली। देखो अगेन वही बात है कि बेटा एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो ये वापस से परसेंटेज की बात कर रहा है कि यार आपका वर्क एक्सपीरियंस पहले इतना मैटर करता था, अब इतना मैटर करता है। आपने 20 साल काम किया, 50 साल काम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। सही है, यहाँ पे पॉइंट बेस्ड बात हो रही है, तो आंसर इज आगे आओ। गवर्नमेंट इम्पोजेस मैक्सिमम प्राइस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम प्राइस का मतलब है बिलो द इक्विलिब्रियम। Which statement justifying this measure might be considered valid on economic grounds। कहता है कि क्यों वैलिड हो सकती है ये। इट विल encourage electricity supplier to invest in additional capacity। क्यों करेगा भाई, जब प्राइस ही कम हो रही है तो वो पागल है और इन्वेस्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। आगे, इट विल इंक्रीज द इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर्स टू कंजर्व एनर्जी। भाई कंजर्व एनर्जी का मतलब है कि लोग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लोग देखभाल के इस्तेमाल करेंगे। जब प्राइसेस ही कम हो जाएंगी तो लोग तो जंगली हो जाते हैं, तो बेटा लोग कंजर्व करेंगे या और ज्यादा उसको यूज करेंगे, और ज्यादा। तो हम लोग 17 पे थे, कहता है गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि इट विल एनकरेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू इन्वेस्ट मोर। लोग क्योंकि बेटा प्राइसेस कम हो गई है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इंक्रीज द इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर टू कंजर्व एनर्जी, नो क्योंकि वो तो जंगलियों की तरह फिर यूज करेंगे। सी कहता है इट विल प्रिवेंट द मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और मार्केट फेलियर की वन ऑफ द सॉल्यूशंस था कि गवर्नमेंट इंपोज मैक्सिमम प्राइस ताकि मोनोपोली की पावर को तोड़ा जा सके। आगे, इट विल प्रिवेंट रैशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पावर कट। भाई पावर कट का आएगा जब गवर्नमेंट ने आपको प्राइसेस वहां पे लगा दी है, आपको बिजली देनी पड़ेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस याद करो एएस में जो पढ़ा हुआ। आगे, which statement describes demand induced investment। demand induced investment का मतलब है कि डिमांड बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी, याद करें। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेटर इफेक्ट, याद है। तो एक्सेलरेटर इफेक्ट क्या बोलता है कि यार जब आप स्पेंडिंग करना स्टार्ट करते हो ना, या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना स्टार्ट करते हो, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंपल डेफिनेशन है जो पॉइंट ए में आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। The World Economic Forum has encouraged oil producers to assist low-income countries in achieving economic growth। कहता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट अपना लेती है थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनकरेज किया है ऑयल प्रोड्यूसर्स को कि वो लो इनकम कंट्रीज को हेल्प करें इकोनॉमिक ग्रोथ। Which policy by Middle Eastern countries would be least likely to achieve this economic growth in low income countries? Least likely, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं लेके आए। Assisting low income countries to overcome foreign exchange shortage by writing off debt। बेटा आपने तो उनका उधार ही मिटा दिया, तो उससे तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। सही है, हमें क्या लेके आना है, लीस्ट, इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है। Enabling low income countries to undertake capital project for supplies to clean water through financial aid। बेटा अब आप एड दे रहे हो तो इससे भी काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। Hiring mainly labor from low income countries to build infrastructure, यानी कि सप्लाई साइड पॉलिसी, इससे भी क्या होगी, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। Reducing exports of fuels to low income country to lower pollution। बेटा आपने एक्सपोर्ट्स ही गिरा दिए,
जब एक्सपोर्ट ही गिरा दोगे ऑयल की और नेचुरल गैस की, तो फिर वो किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। और आप बात कर रहे हो कि हम लोग यार यहाँ पे पोल्यूशन को कम करना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर लीस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे आ रही है आपके पास। अब ये तो बड़ा बकवास चंडू सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंजेक्शन विड्रॉल गिवन ना आपको, बोलता है कि भाई इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ पे आ रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप मैंने आपको डायग्राम में भी बहुत मरतबा बताया हुआ है। आपको यहाँ पर होना चाहिए, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आपका पोटेंशियल किधर है, ये आपका जो है ये पोटेंशियल आ गया। तो मैंने आपको ये बताया है इंजेक्शन और विड्रॉल का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप। अब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी बोला हुआ तो इन्फ्लेशनरी क्या आ जाएगा आपका, ऐसा। Which condition will produce the highest value of national income multiplier in an open economy with the government sector? कहता है सबसे ज्यादा आपके पास मल्टीप्लायर कब आएगा एक ओपन इकोनॉमी में। बेटा ओपन इकोनॉमी का मतलब है फॉरेन ट्रेडिंग हो रही है आपके पास, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा आपके पास मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हाई एवरेज एंड मार्जिनल टैक्स रेट। बेटा टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो आप ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना आप स्पेंडिंग कर पाएंगे, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट तो बढ़ जाएगा आपका। आगे आओ, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा एमपीसी बढ़ाने से मल्टीप्लायर आता है, एमपीएस बढ़ाने से मल्टीप्लायर नहीं आता। लो लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, बेटा अगेन इससे भी मल्टीप्लायर। लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, यस, क्योंकि लोग फिर डोमेस्टिक पे खर्चा करना स्टार्ट करेंगे जिससे आपके पास क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लायर। आंसर इज डी। Which type of unemployment can be classified as voluntary? बेटा voluntary unemployment आपके पास कहाँ पे होती है, सिंपल है। Increased borrowing by government results in higher interest charges and this leads to less private investment expenditure. कहते हैं कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो इससे आपके इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ते हैं और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद करो ये किस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिस्कल पॉलिसी का एक ड्रॉबैक होता था कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता था, फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती थी। कहाँ पे होता था वो, गवर्नमेंट सेट इकोनॉमिक पॉलिसी एम, व्हाट, क्या क्वेश्चन है भाई, government set economic policy aim what will be least likely to occur if all these aims are achieved। कहता है अगर सारे एम्स अचीव हो गए तो क्या लीस्ट लाइकली है होना, अ डिक्रीज इन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा अगर सारे एम्स अचीव हो गए तो बेटा डिक्रीज थोड़ी होगा, ऐसे इंक्रीज होगा ना, तो ये तो गलत लिखा हुआ है इसने। तो ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि इसने क्या बोला है, ये आपका पॉसिबल आंसर है। A decrease in currency's foreign exchange rate। बेटा करेंसी एक्सचेंज रेट आपका बढ़ता है यार, होश में आओ, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है। An increase in the level of frictional unemployment। बेटा आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, ये कोई जनरल रूल नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम है, क्योंकि फ्रिक्शनल क्या है, जॉब सर्च टाइम, लोग पढ़ लिख जाएंगे उनको नौकरी नहीं मिली तो ये भी तो फ्रिक्शनल ही है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल इग्नोर करेंगे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेटा जरूरी थोड़ी है, सप्लाई साइड पॉलिसी से इन्फ्लेशन कहाँ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्फ्लेशन कहाँ आती है, वो तो सप्लाई बढ़ती है ना। आंसर इज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेज द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स बढ़ाता है जिससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगी। What does this suggest if what does this suggest is the government's main macroeconomic aim objective? मैं क्या पढ़ रहा हूँ, What does this suggest is the government's main macroeconomic objective? बेटा गवर्नमेंट एग्रीगेट सप्लाई कम करवा रही है तो वो कहता है कि भाई गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए यहाँ पे, टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है और टैक्स रेवेन्यू क्या है, कम। तो कहता है गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट कम करवाना है और बजट डेफिसिट किस तरह कम होगा, बाय इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू। तो ये पॉसिबल आंसर आपका हो सकता है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अबे भाई वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाता है तो उससे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन और खराब होगी, उससे तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा एग्रीगेट सप्लाई जब कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, हाँ सही है। रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। आंसर इज ए। An economy imports most of the factors of production used in the manufacture of its exported goods। कहता है कि यार अपन लोग जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना उनको इंपोर्ट करवाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह, नेसेसिटी है, इन इलास्टिक डिमांड है।
तो कहता है जो चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनमें जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब अपना इंपोर्ट होता है. What effect would depreciation of this economy's rate of exchange have? तो बेटा पहली बात, जब मैं रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाता हूँ तो उसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी तो डेप्रिसिएशन हो रही है ना. उसने क्या लिखा हुआ है आपको कि आपकी जो है डेप्रिसिएशन हो रही है, तो उससे आपकी इंपोर्ट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी. आंसर सी या डी में से कोई एक है भाई. आगे आओ. प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इन द डोमेस्टिक करेंसी. कहता है कि डोमेस्टिक करेंसी में आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स की प्राइस पे क्या अफेक्ट आएगा डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से. बेटा डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से आप जब महंगा रॉ मटेरियल लाएंगे तो आपकी अपनी प्राइसेस के हिसाब से आपकी प्राइसेस भी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी ना. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाँ, एक्सपोर्टेड गुड्स के, मतलब लोकल के अंदर एक्सपोर्टेड गुड जो ऐसा होता है ना, एक्सपोर्ट का माल बोल के नहीं लोग बेचते, उसके हिसाब से. The table shows HDI value for India in 2014 and 20. Which conclusion is most likely to be drawn from the table about the change in the HDI value from 2014 to 2020? आपका बेटा HDI वैल्यू बढ़ रहा है 0.04 से. सही है. तो कहता है कि क्या होगा भाई? इंडिया हैड अ फॉल इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. बेटा जब आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरती है तो आपका एचडीआई गिरता है. यहाँ पर एचडीआई आपका बढ़ रहा है, ये आंसर नहीं होगा. इंडिया हैड अ फॉल इन रियल नेशनल इनकम पर हेड. बेटा इससे भी एचडीआई क्या होता है? गिरता है. इंडिया हैड अ राइज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्राइम रेट. बेटा इससे भी एचडीआई क्या होगा? गिरेगा. इंडिया हैड अ राइज इन द मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन. नंबर ऑफ इयर्स इन स्कूलिंग आपके बढ़ गए. एजुकेशन बढ़ेगी, एचडीआई बढ़ेगा. Diagram shows J curve which indicates that a fall in the exchange rate will worsen the current account position before it starts to improve. What is said to explain this? बेटा इसके क्या हमें explain कर रहा है? A time lag before recognizing the prices have changed. ठीक है. An improvement in the quality of good produced. बेटा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ होता है. The demand for import and export is elastic in the short run. गलत बेटा, it is inelastic in the short run. ठीक है, गलत एमसीक्यू दिया हुआ है. द सप्लाई ऑफ गुड इज प्राइस इलास्टिक. बेटा गलत. लॉन्ग रन में इलास्टिक है, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती. तो आंसर एक ही करेक्ट बचता है, टाइम लैग वाला, जो पीईडी से लिंक कर रहा हूं. सही है. विच कंट्री इज लाइकली टू बी मोस्ट हाईली डेवलप्ड. बेटा हाईली डेवलप्ड के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम एक एक करके जाएंगे. बेटा जीनी कोएफिशिएंट आपको बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. तो जीनी कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. तो इट शुड बी लो लो लो. आगे आओ भाई. ये कंट्री जो हाईली डेवलप्ड है वहां पर डेथ रेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? लो होना चाहिए. अच्छा, रिलेटिव साइज ऑफ टर्शियरी सेक्टर क्या होना चाहिए? व्हाट इज सेंट्रल टू इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट नेसेसरली टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है पता? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डेवलप किया है. यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और ये सारी चीजें. ठीक है. बोल कहते हैं कि यार आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ रही है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ रही. यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा, आप जो है वो पढ़ लिख नहीं रहे, बट आपका ओवरऑल आउटपुट बढ़ रहा है. An expansion of the range of economic choices available to individuals. बेटा इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है. इंक्रीज इन जीडीपी. बेटा इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है. द इरेडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. इससे दोनों चीजें आ रही होती हैं, एक तरीके से दोनों चीजें आ रही होती हैं, और खास मतलब डेवलपमेंट ज्यादा होती है, जीडीपी में भी अफेक्ट आता है. द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड अमंग होल पॉपुलेशन. बेटा ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है. सिर्फ एक है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है और वो क्या है? जीडीपी. समझ गए बात? क्लियर है सारी कहानी? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है.